भोपाल के एक मोहल्ले में रहने वाला ये है एक मध्यम वर्गीय परिवार। इस बढ़ती महंगाई के जमाने में कितना भी क्यों ना कमा लो, कम ही लगता है। सुनीता और संजय ने भी बड़ी मेहनत से रुपए जोड़कर अपनी गृहस्थी बसाई है। संजय की अब उम्र हो गई है तो वो काम पर नहीं जाता, लेकिन उसका बड़ा बेटा रवि ट्यूशन क्लासेस लेता है और छोटा बेटा अमित पत्रकार है। अब वो दोनों ही घर चलाते हैं, लेकिन आज भी सुनीता एक एक रुपए का हिसाब रखती है। पहले से अब की आमदनी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी सुनीता फिजूल का 1 रुपया भी खर्च नहीं होने देती थी। हे भगवान, क्या गर्मी है बाहर, पसीने से मेरी तो जान जा रही है। माँ, वो जरा एसी तो चालू करना। हमारे शहर का आज तापमान 38 डिग्री है। सच में इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी अभी तो मार्च शुरू हुआ है, लेकिन देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे मई चल रहा है। इस साल तो पिछले महीने से ही हमारे घर में फ्रिज का उपयोग बढ़ गया है। हर साल हम अप्रैल खत्म होने के वक्त एसी का उपयोग करते थे, लेकिन इस साल तो एसी का उपयोग 1 महीने पहले ही बढ़ गया। साथ ही साथ बिजली का बिल भी बढ़ गया। इस महीने पूरे 10,000 का बिल आया है। तो ठीक है ना माँ, इतना तो चलता है। घर में इतने सारे सदस्य हैं, फ्रिज का इस्तेमाल होता है, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, वो दिन भर टीवी देखते रहते हैं। हॉल में एसी है, दिन भर एसी चलता है, और घर में बाकी पंखे, कूलर, लाइट वो सब भी तो है। इतना बिल तो आएगा माँ। तेरी बात सही है बेटा, लेकिन इतना ज्यादा बिजली का बिल आया है तो पूरे महीने का बजट हिल गया है। आपको घर खर्च के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं माँ, तो मैं दे देता हूँ। बेटा, बात पैसे की नहीं है, बात बढ़ती महंगाई की है, बात बचत की है। तुम आजकल के बच्चों को कहाँ इन सब की समझ है। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। पैसे कमाने से ज्यादा अकल पैसे बचाने में लगती है, और तुम्हें पैसे कमाने की तो अकल है, लेकिन पैसे बचाने की नहीं। इस घर में पैसों की चिंता सिर्फ मुझे है। ये माँ, बिना मैंने इन्हें एसी चालू करने के लिए कहा तो वो इन्होंने किया नहीं, और तो और महंगाई, बचत, पैसे, इन सब का ज्ञान भी देने लगे। अब मुझे ही उठना पड़ेगा। अमित खुद से बड़बड़ा रहा था, तभी वो सोनाली को हॉल की तरफ आते हुए देखता है। अरे सोनाली, वो जरा एसी चालू करना, और हाँ, मेरे लिए ना मस्त ठंडा ठंडा नींबू पानी भी बना दो। मुझे घर आए आधा घंटा हो गया, लेकिन किसी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। नींबू पानी तो मैं बना दूंगी, लेकिन वो एसी तो मैं नहीं चालू कर सकती। क्यों, एसी खराब है क्या? नहीं, एसी खराब नहीं है, लेकिन वो देखिए। दीवार पर लगे सूचना फलक की तरफ इशारा करते हुए सोनाली कहती है। विशेष सूचना? ये कौन सा नया ड्रामा है? आज से हमारे घर में बिजली की बचत हो रही है। सिर्फ और सिर्फ रात में ही हम एसी चला सकते हैं, ऐसा माँ जी का आदेश है। और आपको तो पता है, हमारे घर में माँ जी के आदेश को न माने इतनी हिम्मत तो ससुर जी में भी नहीं है। तो माफ करना पतिदेव, मैं माँ जी के आदेश के खिलाफ जाकर आपके आदेश का पालन नहीं कर सकती। अरे यार, ये माँ भी ना कुछ ज्यादा ही करती है। इन्हें बिजली की बचत की पड़ी है, फिर चाहे घर के सदस्य घर में से मर ही क्यों ना जाए। अमित जी, मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर चलिए, फ्रेश हो जाइए। मैं आपके लिए नींबू पानी बनाती हूँ, और चुपके से थोड़ी देर के लिए आपको कूलर चालू करके देती हूँ। माँ जी अपने पड़ोस की सहेली के घर गई है, तब तक आप मस्त आराम कर लीजिए। हे भगवान, तेरे घर देर है, अंधेर नहीं है। एसी नहीं है तो कम से कम कूलर तो नसीब हुआ हमारे, लेकिन पता नहीं ऐसा और कितने दिन चलेगा। अमित कमरे में आराम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद रवि घर आता है, सोनिया को आवाज लगाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सोनिया तो अपने मायके गई है। फिर खुद जाकर अपने लिए शरबत बनाता है, एसी चालू करता है और सोफे पर मस्त आराम से बैठता है। अभी अभी रवि ने सोफे पर बैठकर चैन की सांस ली नहीं कि सुनीता जी घर वापस आ गई। मैंने मना किया था ना एसी चालू करने के लिए। आजकल इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। रवि, बिजली का बिल 10,000 रुपया आया है। हम बिजली का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। बिजली का उपयोग कम करने के लिए हमने आज से हमारे घर में बिजली की कटौती शुरू की है। हमारे घर में मैंने जो टाइम फिक्स किया है उसी टाइम पर बिजली का उपयोग होगा। बेवजह हर वक्त एसी, फ्रिज का ज्यादा उपयोग करना गर्मी खत्म होने से पहले हमें कंगाल ना कर दे। माँ, क्या कुछ भी बोलती हो आप? 2-3 महीने 10,000 का बिल आने से क्या हम कंगाल हो जाएंगे? मैं अभी अभी घर आया हूँ, थोड़ी देर मुझे एसी में बैठे तो। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तो बाहर जाकर मजदूरी करके आया है। तेरे ट्यूशन में भी तो एसी है ना, दिन भर तो एसी में ही था, अब घर आकर फिर से एसी चला रहा है। हमारे जमाने में तो नहीं थे ऐसे एसी, लेकिन फिर भी हम जीते थे ना। आजकल तुम लोगों ने बेवजह के शौक बढ़ा दिए, और साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ गया। एसी बंद मतलब बंद। इतनी गर्मी में कुछ पैसे बचाने के लिए सुनीता ने बिजली की बचत करना शुरू कर दिया था।
1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, सुनीता को किसी ने कुछ नहीं कहा। कहते भी कैसे, सुनीता किसी की सुनती थोड़ी ना है। बिजली बचाते बचाते ऐसे ही 8 दिन निकल जाते हैं। गर्मी के कारण दिन भर बच्चे सो नहीं पाते थे। रवि का छोटा बेटा डुग्गू आज सुबह से रो रहा था। सोनिया उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि डुग्गू के पीठ पर घमौरियां हो गई थी। वो जोर से चिल्लाती है, माँ जी इधर आइए, ये देखिए हमारी गुड्डू को क्या हो गया है। तभी घर के सभी सदस्य हॉल में आते हैं। सुनीता डुग्गू को गोद में लेती है। हे भगवान, डुग्गू को तो गर्मी के कारण घमौरियां हुई है। मैंने सोचा बिजली की बचत करके थोड़े पैसे बच जाएंगे, लेकिन ये तो लेने के देने पड़ गए। अब बहू तुम घबरा मत, कुछ नहीं होगा, थोड़ा पाउडर डाल दो, ठीक हो जाएगा। माँ अब आपकी ये बिजली की बचत बंद कर दीजिए। देखिए डुग्गू को क्या हो गया। हम सब बड़े हैं, हमें कुछ हो जाए तो हम सह लेंगे, लेकिन ये छोटा बच्चा, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। माँ आप ना ये बिजली की बचत करना प्लीज बंद कर दो। आता है तो आने दो ना थोड़ा ज्यादा बिल, 2-3 महीनों की तो बात है। अरे बाहर गर्मी पड़ रही है, उस कारण घमौरियां जरूर हुई है, लेकिन इसका एसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर में पंखे कूलर सब है, फिर भी डुग्गू को ऐसा हुआ है। और कुछ कुछ बच्चों को होता है, वैसे भी हर घर में एसी थोड़ी ना है। वो जो भी है, हमारे घर में पहले एसी नहीं होगा, लेकिन हमारे डुग्गू का जब से जन्म हुआ है तब से एसी में रहने की आदत है उसे। 4 पैसे ज्यादा चले जाएंगे तो हम गरीब नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपके बचत के चक्कर में मैं गुड्डू को परेशानी में नहीं डाल सकती। गुस्से में सोनिया दीवार पर लगा हुआ सूचना फलक फाड़ देती है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ गई थी, उस कारण घर में बिजली का उपयोग भी बढ़ गया था। उसकी बचत करने के लिए सुनीता ने अपना दिमाग चलाया था, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, उल्टा लेने के देने पड़ गया। अगले कुछ दिनों तक घर में शांति बनी थी, लेकिन बचत करना सुनीता का स्वभाव था। वो इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन, बहू मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ, तब तक मैं पेपर पढ़ता हूँ। जी पापा जी। रवि जी और देवर जी आप दोनों भी चाय लोगे ना? मेरा आज कॉफी पीने का मूड है, तो मेरे लिए चाय मत बनाओ, कॉफी बना दो। जी। देवर जी आपके लिए? भाभी मेरा भी चाय पीने का मन नहीं है, मेरे लिए ग्रीन टी बना दो। किसी के लिए चाय, किसी के लिए कॉफी, किसी के लिए ग्रीन टी। यहाँ तो ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पहले ही घर में इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, ऊपर से दिन ब दिन आप लोगों के नखरे बढ़ रहे हैं। ओ सोनिया महारानी, हाथ में पतीला लेकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जरा नीचे देखो, गैस खुला छोड़ा है तुमने। पहले पतीला रखना, फिर गैस ऑन करना। लेकिन नहीं, हम तो करोड़पति है भाई। पहले मैं एक गैस सिलेंडर 2-3 महीने तक चला लेती थी, लेकिन अब महीने में 2-2 सिलेंडर लगते हैं। ऊपर से गैस सिलेंडर की कीमत भी कितनी बढ़ गई है। सुबह हुई नहीं और सुनीता का बढ़ती महंगाई और बचत के ऊपर लेक्चर देना शुरू हो गया था। सुनीता को चुप करने के लिए संजय जोर जोर से पेपर पढ़ने लगता है। बढ़ती गर्मी के कारण शहर के लोगों का हाल बेहाल। अगले कुछ दिनों तक घर में ही रहने का आदेश। धूप के कारण पानी की बढ़ती समस्या। 1 हीटर की खरीदी पर दूसरा हीटर फ्री। ये दुकानदार भी ना बड़े गजब होते हैं। इन दिनों फ्रिज एसी की ज्यादा जरूरत होती है तो उनकी कीमत बढ़ा देते हैं, और इतनी गर्मी में हीटर की कोई जरूरत नहीं है तो 1 हीटर पर 1 फ्री दे देते हैं। पता नहीं इतनी गर्मी में हीटर कौन खरीद रहा होगा। अरे कदर करो, इतनी महंगाई में कुछ तो फ्री में मिल रहा है। श्रीमती जी, लेकिन उपयोग क्या है? ऐसे तो आप ये रोज बड़े आवाज में पेपर पढ़ते हो, उसका भी कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हो ना, इसी तरह से होगा इसका भी कुछ। खैर, आज सुबह सुबह आपके साथ बहस करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर से आती हूँ। अच्छा, वो आपको काम है। कम से कम एक दिन तो मुझे आपकी बहस से छुटकारा मिला। कुछ कहा क्या आपने? अरे कुछ नहीं, आप जाइए जाइए, आपको देर हो जाएगी। सुबह सुबह सुनीता घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी सहेलियां मिलती हैं। तभी सुनीता को फिर से उस हीटर के ऑफर के बारे में पता चलता है। सुबह घर से निकली सुनीता सीधा शाम के समय अपने 2 हाथों में 2 हीटर लेकर आती है। उसे आते हुए देखकर रवि कहता है, अरे माँ, कहाँ थी सुबह से आप? और ये क्या, हमने थोड़ा बहुत खर्चा किया तो हमें आप कितना कुछ सुनाती हो, और अब देखो आप ही इतनी गर्मी में ये हीटर लेकर आई हो। इतनी गर्मी में हीटर कौन चलाता है? इस पूरे घर में दिमाग सिर्फ मेरे पास है। तुम्हें पता है ये हीटर कितने उपयोग की चीज है? बढ़ती गर्मी के कारण हमारा एसी और फ्रिज का खर्चा बढ़ गया है। वो तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी में फ्रिज और एसी जरूरी है। तो हमारे घर में सबसे ज्यादा खर्चा होता है गैस सिलेंडर का।
अब हम खाना इस हीटर पर बनाएंगे तो हमारा महीने का गैस सिलेंडर का खर्चा बच जाएगा और कपड़े सुखाने के लिए भी हम हीटर का उपयोग कर सकते हैं, ताकि ज्यादा धूप से कपड़े खराब भी नहीं होंगे और वक्त भी कम लगेगा। और तो और हल्का पानी गर्म करने के लिए भी हम इस हीटर का उपयोग कर सकते हैं। माँ जी, लेकिन इतने सारे लोगों का खाना हम हीटर पर कैसे बनाएंगे? इसीलिए तो ये हीटर लेकर आई हूं मैं। एक की मदद से सब्जी बनाना, एक की मदद से रोटी सेकना, और फिर वो हो जाए तो कपड़े सुखाना, पानी गर्म करना, कितना कुछ होता है हीटर की मदद से। माँ, हम इस हीटर की मदद से पानी गर्म नहीं कर सकते, वो हीटर अलग होता है। हाँ, तो वो कौन सा हीटर है वो ले आओ। वैसे भी हमारे घर में गैस गीजर है और महीने में उसके लिए हमें 3-4 बार गैस लगी जाती है। उससे तो अच्छा ये हीटर है। मुझे उस दुकानदार ने बताया इसमें इतनी बिजली भी खर्च नहीं होती। हीटर के फायदे के बारे में दुकानदार ने सुनीता को इतनी बखूबी से पट्टी पढ़ाई थी कि वो जब से घर आई थी तब से हीटर के गुणगान किए जा रही थी। रवि उसे समझाने की लाख कोशिश करता है लेकिन वो एक नहीं मानती। फिर क्या, अगले ही दिन से हीटर का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। अब हर चीज के लिए घर में अलग अलग हीटर आ गए थे। हर चीज हीटर के इस्तेमाल से ही हो रही थी। बहू, पूरे 30 मिनट हो गए तुझे चाय बनाने के लिए बोला है। आज के दिन में चाय बनेगी कि नहीं? माँ जी, ये गैस थोड़ी ना है कि 5 मिनट में चाय उबाल के तैयार हो जाएगी। हीटर पर वक्त लगता है। हाँ, तो लगने दो, मुझे कहाँ ऑफिस जाना है। आराम से बनाना, कोई जल्दी नहीं है। इस हीटर के उपयोग से हमारी कितनी बचत हो रही है। अरे बहू, तुम्हें पता है ऐसे ही बचत कर करके मैंने इस घर को इतना बड़ा बनाया है, और तुम दोनों को भी इसी तरह आगे ऐसे ही बचत करते रहना होगा, तभी तो घर गृहस्थी चलती है। जी माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। और हाँ माँ जी, गैस खत्म हो गया है, आप पैसे दे दीजिए, मैं गैस वाले भैया को फोन कर देती हूँ। अरे घर में खाना बनाने के लिए 2-2 हीटर होते हुए गैस की क्या जरूरत? हीटर पर ही खाना बनाओ। और हाँ, अब आदत डाल लो, अगर हमारे 2 पैसे बच रहे हैं तो क्या जरूरत है गैस की। सुनीता के दिमाग पर हीटर का भूत इतना सवार हो गया था कि घर में गैस का उपयोग पूरी तरह से उसने बंद कर दिया था। चाय बनाने के लिए हीटर, पानी गर्म करने के लिए हीटर, रोटी सेकने के लिए हीटर, सब्जी बनाने के लिए हीटर अब घर में हर काम करने के लिए हीटर ही हीटर आ गए थे। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन, पता नहीं आज सुबह सुबह हीटर को क्या हो गया, कब से चालू करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन चालू ही नहीं हो रहा। अरे ठीक से करना, हो जाएगा, नहीं तो वो दूसरा है ना, वो इस्तेमाल कर ले। माँ जी, मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, बाद में मुझे सब्जी बनानी है। आपको पता है इस पर कितना टाइम लगता है, और तब तक दीदी मेरा वेट करेगी, तो रोटियां बनाने में दोपहर के 2 बज जाएंगे। अरे ठीक है, ला इसे मैं ठीक करवा लाती हूँ। सुनीता हीटर लेकर दुकानदार के पास जाती है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा नया हीटर लेकर लौटती है। अरे माँ जी, आप तो जल्दी वापस आ गई, और ये क्या, आपने हीटर ठीक नहीं करवाया? ये पुराना हीटर मैं ठीक करवा कर लाई हूँ और एक नया हीटर भी लेकर आई, ताकि फिर हीटर खराब हो तो खाना बनाने के लिए देर ना हो। माँ, हमें हीटर का दुकान थोड़ी ना खुलना है। घर में पहले कितने हीटर हो गए, इन सारे हीटर के पैसों में तो 4-5 महीने का गैस सिलेंडर आ जाता। अरे गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, एक बार हमने इसके लिए पैसे खर्च कर दिए तो ये हमारे घर से भाग थोड़ी ना जाने वाला है। अब ये हमेशा के लिए हमारे उपयोग की चीज हो गई है। वैसे हीटर खराब हुआ था ना, तो ठीक करने के लिए कितने पैसे लगे? कुछ नहीं, बस वो 1000 रुपए। 1000 रुपये? अब कोई भी हीटर बिगड़ जाएगा तो हर बार हमें 1000 रुपये देने होंगे। उससे तो अच्छा है कि हम गैस पर ही खाना बना ले। मैं तुम्हारे काम के मामले में दखल देती हूँ क्या? तो तुम मुझे घर के मामलों में राय मत दो, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी चीज है, खराब तो होगी ही, लेकिन हमें इधर से मिलने वाले फायदे ज्यादा है। तुम लोगों को तो कुछ अकल ही नहीं है, इसलिए तुम्हें इसके फायदे समझ में नहीं आ रहे। लेकिन माँ, जिधर नजर घुमाओ उधर हीटर ही हीटर दिख रहे हैं, और ये देखो बाहर इतनी धूप पड़ी है, लेकिन फिर भी ये सोनाली हीटर का उपयोग करके कपड़े सुखा रही है। अरे तो करने दो ना, उपयोग करने के लिए तो मैंने हीटर लाया है। लेकिन माँ, ये हीटर अपने आप नहीं चलता, इसके लिए बिजली लगती है। अरे लगने दो, फ्रिज, एसी भी तो बिजली पर चलते हैं, लेकिन तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी 2000 की बिजली ज्यादा लगेगी, लेकिन 5000 का गैस का खर्चा भी तो बच रहा है। जाओ तुम लोग अपना अपना काम देखो। एक गैस से अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन कुछ पैसों की बचत करने के लिए घर में ढेर सारे हीटर आ पड़े थे।
सुनीता किसी की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। बार बार हीटर खराब हो रहे थे, लेकिन फिर भी सुनीता अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हीटर का इस्तेमाल करते करते अब महीना बीत गया था। इस महीना भर में हर हीटर 2 बार खराब हो चुका था, लेकिन हर बार सुनीता हीटर ठीक करवा के ला रही थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब हीटर बार बार खराब हो रहे थे। हर बार हीटर ठीक करवा के अब सुनीता भी परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन, बहू मेरे लिए चाय तो बना दो। पापा जी कहाँ से बनाऊं चाय, हमारे तीनों हीटर खराब हो गए। कल रात तक तो ठीक थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अरे ऐसे कैसे हीटर खराब हो गया? अभी अभी तो ठीक करवा के लाई थी। 5,000 का गैस बच गया, लेकिन हीटर ठीक करने के लिए महीना भर में 10,000 खर्च हो गए। घर में बातचीत चल रही थी, तभी दरवाजे पर बिजली का बिल आता है। और 5,000 का गैस बचाने के चक्कर में 7,000 की ज्यादा बिजली भी लग गई। फिर भी इस बार 3,000 बिजली का बिल कम आया है। वो तो मैं रोक टोक लगाती हूँ तुम लोगों पर इस वजह से। पिछली बार तो एसी और फ्रिज के ज्यादा इस्तेमाल के कारण 10,000 आया था बिजली का बिल। अरे माँ जी, बिल कम नहीं हुआ है, 7,000 बढ़ गया है। पिछली बार एक और फ्रिज के ज्यादा उपयोग के कारण 10,000 आया था, और इस बार हीटर का ज्यादा उपयोग करने के कारण पूरे 17,000 का बिल आया है। हे भगवान, पता नहीं किस मुहूर्त पर मुझे ये हीटर घर में लाने की दुर्बुद्धि आई। 5,000 का गैस तो बच गया, लेकिन मेरे बचत करने के चक्कर में मेरा 17,000 का ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन वो दुकानदार तो बोल रहा था हीटर के इस्तेमाल से इतना ज्यादा बिल नहीं आता। हर दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए अपने सामान की तारीफ करता ही है, लेकिन हमने आपको पहले ही 100 बार बताया था माँ कि ये बिजली पर चलता है, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं मानी। अरे बेटा, गलती हो गई, बचत करने के चक्कर में मैं खुद का नुकसान करवा बैठी। अरे माँ जी, आज आप राशन की लिस्ट बना दीजिएगा। रसोई में ना तो दालें हैं, ना ही छोले हैं, ना राजमा, ना ही मसाले। कैसे बनाए रसोई? हाँ माँ जी, चावल भी बस अब 2 ही दिन चलने वाले हैं। अरे 1 हफ्ते पहले ही तो सब लेकर आए थे, अब फिर से राशन खत्म हो गया। माँ जी, घर में 6 लोग रहते हैं, इतना सारा खाना बनता है, नाश्ता बनता है, तो राशन तो खत्म होगा ही ना। अब हम तो अकेले सब कुछ नहीं खा रहे हैं। हाँ माँ जी, 3 बार चाय बनती है घर में, उसमें भी तो चीनी, चाय, दूध सब कुछ डलता है ना। अब राशन तो खत्म होगा ही। लेकिन आजकल राशन के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए। बाहर राशन लेने जाओ तो लगता है सोना लेने आए हैं। अरे मुझे तो लगता है हमारे घर का आधा खर्चा तो बस खाने में ही जाता है। अगर ये इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता ना, तो शायद हम कुछ सेविंग्स भी कर लेते। अगर राशन का खर्चा कम हो जाए तो हम घर को रंग भी करवा ले। देखो कितना पुराना सा हो गया। अरे बेटा, मिडिल क्लास इंसान की यही तो परेशानी है। खाने पीने और अस्पताल के खर्चों में ही सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन 2 पैसे बच नहीं पाते। तुम लोग कुछ ऐसा करो जिससे हमारे घर के राशन का खर्चा थोड़ा कम हो सके। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ में कंजूसी करें, इसलिए तो कम तेल मसाले, कम चीनी, चाय सब कुछ उपयोग करते हैं। अब और तो हम दोनों क्या ही कर सकते हैं बताओ। ये दोनों सही कह रही हैं। बाकी घरों की तरह हमारे घर में खाना बर्बाद नहीं होता। हम बहुत कंजूसी से सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों तो पूरी कोशिश करती हैं कि जितना हो सके कम से कम राशन यूज़ हो। हाँ, हम भी समझ रहे हैं। चलो कोई ना, हम ले आते हैं राशन। अब और कोई उपाय भी तो नहीं है। अरे उपाय कैसे नहीं है, उपाय तो है भाई। अरे आंटी, हम राशन की बात कर रहे हैं, इसमें उपाय क्या हो सकता है बताइए। अरे तुम लोगों को पता नहीं, सरकार ने अब राशन का नया कार्ड बनवाना शुरू कर दिया है, जिसमें मिडिल क्लास लोगों के लिए सस्ते दाम पर राशन दिया जाता है। इस कार्ड में राशन बाकी दुकानों के मुकाबले इतना सस्ता है कि हम जैसे लोगों के लिए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। उस दिन गई थी मैं राशन लेने, जहाँ वैसे मेरे 5,000 रुपये खर्च हो जाते थे, वहीं इस बार मैंने सिर्फ 500 रुपये खर्च किए। क्या लता, तू सच कह रही है? कहीं मजाक तो नहीं कर रही है ना? अरे राशन को लेकर मैं कभी मजाक नहीं करती। ये देखो मेरा राशन का कार्ड। फिर तो मैं आज ही सरकारी ऑफिस में जाकर हमारे घर के लिए राशन कार्ड बनवा लेता हूँ। हाँ, यहाँ हफ्ते में 3 दिन सुबह राशन मिल जाता है। नमन, तू आज ही जाकर राशन कार्ड बनवा देना। जैसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण मिल जाती है, ठीक वैसे ही जब एक मिडिल क्लास इंसान को पता चलता है कि इस तरीके से उनके कुछ पैसे बच सकते हैं, तो उनके चेहरे पर भी एक नई चमक आ जाती है। ठीक वैसा ही हाल आज देसाई परिवार का भी था। वाह वाह,
सरकार ने ये बड़ा अच्छा काम किया है। पहली बार लग रहा है कि इस बार की सरकार को चुनकर गलती नहीं की। हाँ माँ जी, इससे तो हमारे कितने पैसे बच जाएंगे। फिर तो इस दिवाली पक्का ही घर का रंग रोगन करवा देंगे हम। हाँ, तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, हफ्ते में 3 दिन राशन मिलेगा। ये तो बढ़िया है। आज ही तुम दोनों राशन की लिस्ट बना देना, ठीक है? अरे आज ही क्या, मैं तो अभी बना देती हूँ। एक मिनट, इसमें वक्त क्या लिखा है राशन लेने का? लाओ मुझे तो, मैं पढ़ता हूँ। लाइए पापा, मैं पढ़ देता हूँ। आप अभी अभी शहर से आए हैं, थक गए होंगे। ठीक है, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर। जी पापा। इस पे लिखा है राशन लेने का वक्त सुबह 6 बजे से 7 के बीच में है। इसका मतलब सुबह 5 बजे उठ के लाइन में लगना होगा, तभी जाकर सारा राशन ला पाएंगे। ये राशन लेने का वक्त कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं रख दिया है। इतनी सुबह उठेगा कौन? किसी को तो उठना ही होगा, नहीं तो राशन नहीं मिल पाएगा। माँ जी एक काम करिए, आप ही उठ जाइए ना। मैं सुबह के 5 बजे? हाँ, इसी बहाने आपकी सैर भी हो जाएगी और थोड़ा वजन भी कम कर लीजिएगा माँ जी। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो तो मैं ही ले आऊंगी राशन कल से। चलो, अब ये तय रहा कि माँ ले आया करेंगी राशन। नम्रता ने सुबह का राशन लाने को कह तो दिया था, लेकिन सुबह उठना इतना मुश्किल होगा उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। अरे अभी तो सोई थी मैं, अभी सुबह हो भी गई। आज से तो सुबह का राशन लेने जाना है। चलो जल्दी जल्दी चाय बनाकर पी लेती हूँ, फिर लाइन में भी लगना है। ये आँख क्यों नहीं खुल रही है मेरी? चाय पत्ती कहाँ रखी है? चाय नहीं पीऊँगी तो सर में दर्द हो जाएगा। नम्रता सबसे पहले चाय बनाकर पीने लगती है, जिसमें उसे 5:30 बज जाते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी जाकर राशन की दुकान के आगे खड़ी हो जाती है, जहाँ पहले से ही लंबी लाइन लग चुकी थी। अरे यहाँ तो इतनी लंबी लाइन लग गई है, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। नम्रता के पहले बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसके चलते आधे से ज़्यादा राशन उन सब ने ही ले लिया। और नम्रता का जब तक नंबर आया तब तक तो सिर्फ चावल ही बचे थे राशन वाले के पास। है? सिर्फ चावल है? इतनी सुबह उठी थी फिर भी पूरा सामान नहीं मिला। घर आकर जब वो ये बात सबको बताती है, सब परेशान हो जाते हैं। अरे माँ जी, सिर्फ चावल मिले हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा राशन तो घर में है ही नहीं। अब आपको नमक मिर्च वाले चावल ही खाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पसंद नमक मिर्च वाले चावल। हाँ तो कल से खुद जाना राशन लेना। सुबह के 4:30 बजे उठो, फिर 5 बजे से लाइन में लगो, तब पता चलेगा कि कैसे जाते हैं सुबह सुबह राशन लाने। मैं कह देती हूँ, मुझे सुबह की चाय पिए बिना सर में दर्द हो जाता है, और जब तक अच्छी चाय नहीं बनती मैं घर से नहीं निकलूंगी। लेकिन इस चक्कर में तो रोज ही देर हो जाएगी फिर आपको। इसलिए तो कह रही हूँ, इस नमन को भेजो। सुबह सुबह इसे तो चाय पीने की आदत भी नहीं है, यह आसानी से ले आएगा। हाँ तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा सुबह राशन लाने, इसमें क्या है? इसी बहाने मेरी कसरत भी हो जाएगी। क्या हुआ भाई, तुम सब इतने परेशान क्यों? अरे कुछ नहीं पापा, आप जाइए अपने दोस्तों के साथ सैर कीजिए, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ठीक है ठीक है। पापा को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने इस उम्र में आकर तो रिटायरमेंट ली है काम से, पूरी ज़िंदगी काम किया है, अब उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, पापा को तकलीफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर कल से मैं नहीं जाने वाली, कल से तू ही चले जाना सुबह का राशन लाने, कह देती हूँ। अरे आप लोग चिंता ही मत कीजिए, आप देखिएगा मैं सारा राशन कैसे लाता हूँ। हाँ हाँ देखते हैं। नमन बड़ा ही उत्साही था कि वो सुबह उठकर राशन ले आएगा, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा तो उसे सबसे पहला काम याद आया, बाथरूम जाना। अरे प्रेशर बनाया है, पहले तो बाथरूम जाना ही पड़ेगा। नमन को आदत थी कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले 2 से 3 बार बाथरूम जाता ही था, लेकिन इस चक्कर में सुबह के 6:30 बज गए। जब वो राशन की दुकान पर पहुंचा तो इतनी लंबी लाइन थी कि उसका नंबर सबसे लास्ट था। कल तो सीना ठोक कर कह दिया था कि मैं ले आऊँगा राशन, लेकिन यहाँ तो कोई आसार ही नहीं दिख रहा है। लगता है आज खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक तो सारा राशन ही ख़त्म हो चुका होगा। अब क्या करूँ? नमन को जिस बात का डर था वही हुआ। जब तक उसका नंबर आया तब तक तो सारा राशन खत्म हो चुका था। उसके हिस्से में तो आज चावल तक नहीं आए। आज उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। क्या हुआ? तू तो कल बड़ा चौड़ा होकर कह रहा था मैं लेकर आऊंगा राशन, क्या क्या आ गया?
अरे वो आज ना मुझे जोर का प्रेशर आ गया था इसलिए नहीं जा सका। आप कल देखिएगा मैं कैसे सारा का सारा राशन ले आता हूँ। कल राशन लाओगे तो आज सिर्फ नमक मिर्ची वाली रोटी ही खानी पड़ेगी फिर। अरे यार मुझे नहीं खानी। हाँ तो कल फिर सच में लेकर आना राशन, तो मिलेगा अच्छा खाना। नमन ने अगले दिन ठान लिया कि वो किसी भी हालत में सुबह का राशन लाकर रहेगा, लेकिन आज भी जब वो सुबह उठा तो उसके पेट में गुड़ 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 होने लगी। अरे यार फिर प्रेशर बन रहा है, बाथरूम जाना ही पड़ेगा। नमन के प्रेशर के चक्कर में आज भी देसाई परिवार राशन नहीं ला पाया, और अब तो विश्वास को विश्वास हो गया कि उसके छोटे भाई से नहीं होने वाला ये काम, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी अब अपने कंधे पर ले ली। घर का बड़ा बेटा होने के नाते मुझे ही ये त्याग करना होगा। अच्छा, और तुझे लगता है कि तू ये कर पाएगा? माँ मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं ये जंग जीत ही लूंगा। आप कर ही लेंगे विश्वास। विजय हो, विजय हो। हाँ भैया, कल आप सबको हराकर सुबह का राशन ले ही आएंगी। हमें आप पर पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास। भैया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरे परिवार ने विश्वास पर बहुत विश्वास रखा था, इसलिए विश्वास भी सुबह होते ही सही वक्त पर उठ गया और जल्दी जाकर राशन की लाइन में खड़ा हो गया। वो सबसे पहला था जो वहां पहुंचा था। मैंने कहा था ना मैं कर लूंगा। बेटा क्या मैं तुमसे आगे खड़ा हो सकता हूँ? हाँ हाँ बाबा, आप मुझसे बड़े हैं, आइए आप खड़े हो जाइए आगे। भैया क्या मैं आपसे आगे खड़ी हो सकती हूँ प्लीज? अरे हाँ हाँ आप औरत है, लेडीज फर्स्ट, आइए आइए। विश्वास सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन उसके नरम व्यवहार के चलते वो आज भी राशन नहीं ले पाया, क्योंकि उसने खुद से आगे सबको जगह दे दी थी। क्या तूने बाकी सबको आगे भेज दिया और खुद आखिर में खड़ा हो गया? माँ आप ही ने तो सिखाया है, बड़े बुजुर्ग को, बच्चों को, औरतों को हमेशा आगे रखना चाहिए, यही तो तमीज होती है ना। भैया ऐसे तो आप कभी राशन नहीं ला पाएंगे, आपको मजबूत बनना होगा। अगर आप पहले पहुंचे तो आपको ही पहला राशन लेना चाहिए। तो क्या मैं एक अच्छा इंसान बनना छोड़ दूं? हाँ तो आप क्या चाहते हैं कि हम सब खाना खाना छोड़ दें? अरे इसका बस चले ना तो घर में पड़ा राशन भी बांट के आ जाए। दानवीर करण जो है ये। ऐसे कैसे चलेगा भैया? भाभी मुझे नहीं लगता कि घर में किसी से कुछ भी होने वाला है, अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ लवीना सही कह रही है, अब हम दोनों को ही सुबह का राशन लाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह को खुशबू और लवीना सही वक्त पर उठ जाती हैं और राशन की लाइन में खड़ी हो जाती हैं, और बिना किसी गलती के वो दोनों सारा राशन ले आती हैं, वो भी आधे दाम पर। देखा, आखिर मेरी बहुओं ने कर ही दिखाया, ले आई ना राशन। हमने कहा था ना हम करके ही दिखाएंगे। देखिए ले आए पूरा राशन। सच में तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। अब आज इतना मज़ेदार खाना बनाना कि मज़ा आ जाए, क्योंकि इतने दिनों से रूखा सूखा खाना खाकर तो हम पक गए। हाँ आज तो दाल मखनी, राजमा चावल, ऐसा कुछ बनाना जिससे इतने दिनों की भूख मिट जाए। ठीक है ठीक है। खुशबू और रवीना राशन तो ले आई थी, लेकिन सुबह इतनी जल्दी उठने की वजह से पूरा दिन उन्हें बस नींद ही आ रही थी। खाना बनाने के वक्त भी उन्हें नींद आ रही थी, जिससे उनका खाना बनाने में ध्यान ही नहीं जा रहा था। भाभी दाल में जरा नमक देना डालने के लिए। हाँ हाँ ये लो, मुझे तो आंखें बंद हो रही है। भाभी मुझे तो खड़े खड़े नींद आ रही है, पता नहीं क्या बना रही हूँ, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। सच का आंखों में नींद छाई हुई है। ये लो चावल भी बन गए। सुबह का राशन तो घर में आ गया था, लेकिन उसे बनाने वाली दोनों बहुओं को इतनी नींद आ रही थी कि दोनों ने खाना आधा कच्चा आधा पक्का बनाया था। ये चावल तो पूरे कच्चे हैं और सब्जी में इतनी मिर्ची है कि मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ। इस दाल में नमक की जगह तुम दोनों ने चीनी डाल दी है क्या? ये क्या बना दिया है? वैसे तो तुम दोनों का खाने में हाथ बहुत अच्छा है। माँ जी हम दोनों सुबह इतने जल्दी उठे हैं कि अब ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। हाँ माँ जी, हमारी आंखें बंद हो रही है, इसलिए हम क्या कैसे खाना बना रहे समझ में नहीं आ रहा। अरे इस तरह तो हम राशन लाकर भी क्या करेंगे? माँ सही कह रही है, इस तरह अगर राशन भी लाए तो खाना तो खा ही नहीं पा रहे।
तुम लोगों ने बहुओं को क्यों भेजा राशन लाने? सरकार ने राशन कार्ड बनवाया है, लेकिन वो सिर्फ सुबह 6 से 7 बजे तक ही खुला होता है। पापा, हम सब ने कोशिश की लेकिन कोई भी इतनी सुबह उठ नहीं पा रहा है। इसीलिए लवीना और खुशबू ले आई थी राशन, लेकिन लगता है अब हमें महंगा राशन ही लाना पड़ेगा। अरे लेकिन तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तो वैसे ही 5 बजे उठ जाता हूँ, मैं ले आता राशन। क्या अब सुबह 5 बजे उठ जाते हैं? हाँ, मैं सैर करने के लिए तो उठता ही हूँ। तुम लोग मुझे कह देते तो मैं ले आता। तुम लोगों को इतनी दिक्कत उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें लगा आपको तकलीफ होगी, इसलिए हम आपसे कुछ कह नहीं रहे थे। अरे लेकिन मुझे तो कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, मैं तो वैसे भी उसी तरफ जाता हूँ सैर करने। ये लो, हम यूं ही इतना परेशान हो रहे थे, बगल में छोरा था और सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम लोग आराम से सो जाना, मैं राशन ले आया करूँगा। अब तो पैसे भी बच जाएंगे और सुबह का राशन भी आ जाएगा और उठना भी नहीं पड़ेगा। रानो और रिया यूं तो देवरानी जेठानी थी, पर दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार था। दोनों ही बड़े अच्छे स्वभाव की थी और उतने ही अच्छे उनमें संस्कार भी थे। ये ले रानो, बाहर चाय रखा, माँ के चाय का वक्त हो गया है ना। चीनी एक बार देख लेती हूँ, कम नहीं होनी चाहिए, वरना माँ जी बेकार में नाराज हो जाएंगी। तू बेफिक्र रह रानो, मैंने चीनी 2 चम्मच ज्यादा ही डाली है। रानो हॉल में जाकर अपनी सास को चाय पकड़ाती है और वहीं नीचे बैठकर उनके पैर दबाने लगती है। जीती रह बहू, जीती रह। हो गया, अब ऊपर आकर बैठ जा। बहुत आशीर्वाद ले लिया अपनी सास से। जा, अब देखो मेरी सेवा ही करती रहती है। जा, रिया को बुला ला और 2 कप चाय लेती आना। तीनों सास बहू साथ में पियेंगे तभी तो मजा आएगा। तभी 2 कप चाय लिए रिया वहां आ पहुंचती है। आ गई माँ जी, मुझे पता था हमारे बिना आप चाय नहीं पियेंगी। संतोषी अपनी बहुओं को बहू नहीं बेटी मानती थी और उसकी बहुएं भी उसे माँ की तरह ही प्यार करती थी। तीनों सास बहू आपस में बात करते हुए चाय पीती है। चाय खत्म होने के बाद संतोषी अपनी बहू के झूठे कप उठाकर किचन में ले जाने लगती है। आप हमारे झूठे बर्तन क्यों उठा रही है माँ जी? पाप चढ़ेगा हमें। माँ बर्तन उठा देगी तो पाप चढ़ जाएगा, और बेटियां जब काम करती तो मुझे नहीं चढ़ता पाप है? बैठ बैठ कर मुझे और मोटा कर दोगी तुम दोनों। मैं आटा गूंद देती हूँ और कुछ सब्जियां काट देती हूँ, बाकी जो काम बचेगा वो तुम दोनों कर लेना। ऐसा खुशहाल परिवार था संतोषी का। बहुएं बेटियों की तरह और बेटे तो श्रवण कुमार थे। संतोषी के बस मुंह से कोई बात निकलने की देरी होती थी और दोनों बेटे उसे पूरा करने में लग जाते थे। इसी तरह प्यार से संतोषी का परिवार चल रहा था। पर समय अपना रुख बदलते देर नहीं करता। अब घर भी पुराना होने लगा था तो धीरे धीरे घर की मरम्मत करवाने की जरूरत भी रिया और रानो को महसूस होने लगी थी। रिया सवेरे सवेरे अपने कपड़े लिए बाथरूम में नहाने के लिए जाती है। प्रिया की चीख सुनकर सभी भागते हुए वहां आते हैं। मरते मरते बची है तेरी जेठानी रानो, मेरा दिल। हे भगवान, हे भगवान, इतना बड़ा पत्थर सीलिंग से नीचे गिरा। बस एक कदम अंदर रखा मैंने कि धड़ाम से पत्थर आकर नीचे गिर गया। कुछ हो जाता तो। ये तो होना ही था, हमारा घर आज का थोड़ी है। मैं तो कह कह कर थक गई हूँ सभी से कि मरम्मत करवाने की ज़रूरत है। कल मैं जब रोटियाँ बना रही थी ना तो सीलिंग से कंकड़ गिर रहे थे रोटियों में, और फिर सबको लगता है कि आटे में कंकड़ है। नहीं जी, आटे में कंकड़ नहीं है, पर मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं। अब तो जान का जोखिम हो गया है ये घर। आप जरा घर की मरम्मत कराने की सोचिए ना। सदियों से इसी घर में रह रहे हैं हम, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ और आज से कैसे कुछ हो जाएगा? तुम भी ना रिया छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। उतना बड़ा पत्थर भी नहीं है, छोटा सा कंकर ही तो है। ये 1 हाथ जितना बड़ा पत्थर, ये कंकर लग रहा है आपको? अब आपकी आंखों के सामने ही प्रत्यक्ष कुछ देखकर भी नजरअंदाजी करना है तो मैं क्या बोलूं फिर? सभी को वो बड़ा सा पत्थर दिख रहा था, पर ना कमल कुछ बोला ना गौतम, और घर की सबसे बड़ी और अपनी बहुओं की प्यारी संतोषी तो कुछ भी ना बोली। घर का कोई भी सदस्य इस वाक्य पर ध्यान नहीं देता और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसी तरह दिन बीत जाता है और रात को सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी रानो जिस कुर्सी पर बैठी हुई थी वो टूट जाती है और रानो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। माँ बचाइए! अरे कैसे गिर गई रानो तुम? वजन बढ़ गया है छुटकी का। क्या आप भी मजाक कर रहे हैं? कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है, कितने दिनों से बदलवाने को कह रही हूँ मैं, पर आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे मेरी बात पर।
मेरी पत्नी हो तुम और इतना भी नहीं समझ पाई मुझे? किसी कारण से ही मैं तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर रहा हूँगा ना। हाथ बहुत तंग है मेरा। किस तरह मैं और गौतम सब कुछ संभाल कर चलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा तो समझने की कोशिश तुम लोग भी करो। कमल की बात सुनकर दोनों बहुओं का गुस्सा और चिढ़न एक ही पल में गायब हो जाता है। पर तभी संतोषी कहती है, वो बेटा गांव के मंदिर में मैंने चंदा देने को कह दिया था, तो कल सुबह सभी चंदा लेने आ जाएंगे। तेरे हाथ तंग है तो तू रहने दे, मैं मना कर दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सब 2 बातें बना लेंगे और क्या। नहीं नहीं माँ, मना क्यों करना, बिल्कुल दीजिए चंदा। कितने रुपए निकालूं? यही कुछ 20,000 बेटा। 20,000 ना, ठीक है माँ, मैं सुबह ही दुकान से मंगवा कर आपको दे देता हूँ। अगली सुबह अपने कहे मुताबिक कमल दुकान से पैसे मंगवा लेता है और पैसे लेकर गौतम अपनी माँ के कमरे में उन्हें देने जाता है, जहाँ गौतम देखता है कि उसकी माँ बड़ी उदास बैठी हुई थी। क्या बात है माँ, कोई बात हुई है क्या? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं बेटा, मैंने सोचा था कि मंदिर में पूजा होगी तो नई साड़ी पहन कर जाऊंगी, पर खैर अब ये पुरानी साड़ी ही पहन लेती हूँ। ये सुनते ही गौतम अपनी जेब से 2,000 का नोट निकालकर अपनी माँ के हाथ में रख देता है। इतने में आ जाएगी ना नई साड़ी माँ, या और दे दूँ? अरे जीता रहे बेटा। गौतम की माँ सबसे सुंदर लगनी चाहिए, ऐसे ही हंसती रहा कर माँ, तेरे चेहरे पर ना उदासी अच्छी नहीं लगती। अपनी माँ को पैसे देकर जैसे ही गौतम कमरे से बाहर निकलता है, रानो उससे कहती है, गौतम जी कल चिंटू का जन्मदिन है तो मुझे 2 दिनों के लिए मायके जाना होगा। उसके जन्म के बाद तो मैं मायके जा ही नहीं पाई। इस बार पूरे 2 साल का हो जाएगा वो। उसकी बुआ पहली बार उसे देखेगी और उसके हाथों में कुछ नहीं रखेगी तो ठीक नहीं लगेगा ना। देखो अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा रानो, एक काम करो ना, कुछ दिनों के लिए मायके जाना रहने दो। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है मैं चिंटू के लिए चांदी के कड़े बनवा दूंगा, वो लेकर चले जाना। बुआ के साथ फूफा जी भी चलेंगे फिर, पर इस बार रहने दो प्लीज। धीरे धीरे गौतम और कमल की माली हालत बद से बदतर हुई जा रही थी। किराएदार दुकान पर आकर उनसे पैसे मांगने लगे थे और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि वो भी हो जाता है जिसका कमल और गौतम को अंदाजा तक नहीं था। एक सुबह दरवाजे पर आकर कोई जोर जोर से कमल का नाम पुकारने लगता है। अरे कोई है? अरे बहू देख तो दरवाजे पर कौन आया है। हाँ भाई साहब कहिए। जरा अपने पतिदेव को बुला दीजिए। वो तो घर पर नहीं है, आप मुझसे कहिए ना। जनानियों से बात नहीं करता मैं, मुझे पता है वो अंदर ही दुबक कर बैठा हुआ है। बस उसे समझा देना मनमोहन आया था, और इस बार अगर उसने मेरे 2 लाख मुझे वापस नहीं किए तो उस कमल को ऐसा खोलूंगा कि उसकी पंखुड़ी अलग हो जाएगी। ये कहकर मनमोहन वहां से चला जाता है, पर सुनते ही रिया के होश उड़ जाते हैं। थर थर कांपती हुई हाथों से वो अपने पति को फोन लगाती है। मैं क्या करूं रिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मनमोहन अकेला नहीं है, उसके जैसे कई लोग हैं जिससे उधार ले रखा है हमने। कैसे कब चुकेगा सब समझ में नहीं आ रहा। दुकान तो चलने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे लग रहा है कि हमें हमारा ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। आपकी जान से बढ़कर ये घर नहीं है, रख दीजिए आप ये घर गिरवी। हाँ जेठ जी, भाभी ठीक कह रही है। कमल की माली हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे अपने एकमात्र घर को गिरवी करके कुछ कर्जदारों के कर्जे चुकाने पड़ते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ संतोषी के सामने ही हो रहा था, पर फिर भी वो आए दिन अपने बेटों से किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ पैसे लेती रहती थी। और हद तो तब हो गई जब कर्जदारों के घर तक आने के दूसरे ही दिन खाने के टेबल पर संतोषी अपने बेटों से कहती है, बेटा वो सरला नहीं है क्या मेरी सहेली, 1 हफ्ते बाद उसकी बेटी की शादी है। बड़ी जिद कर रही थी तो तुझे जाना पड़ेगा, और लिफाफे में कुछ देना तो पड़ेगा ही भाई, बेटी की शादी है तो 5,000 से कम देते तो बनता ही नहीं। 5,000? अब ठीक है, देखता हूँ माँ, 1 हफ्ता है ना हाथ में, हो जाएगा इंतज़ाम। 5,100 आप लिफाफे में डालकर चाचा जी की बेटी के हाथ में रख दीजिएगा। वैसे हमें आप सबसे एक बात और कहनी थी, और बात यह है कि कुछ कर्जदारों को हमने इस मकान को गिरवी रखकर जो पैसे आए उसे सेटल कर दिया, पर बाकी कर्जदार अब मानने को राजी नहीं हो रहे, तो हमने सोचा कि हम दुकान भी गिरवी रख देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या विपदान पड़ी हम सब पर, ये क्या हो रहा है? हाँ गौतम, घर तो ऐसे ही गिरवी पड़ा है और अब ये दुकान भी, ये छत तो जा रही है, आमदनी का सोर्स भी चला जाएगा,
तो कैसे होगा सब कुछ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी आप कुछ कहिए ना। पर इतनी बड़ी बात सुनकर भी संतोषी मौन ही रहती है, कुछ नहीं कहती। और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि गौतम और कमल को अपनी इकलौती दुकान को भी किराए पर रखना पड़ जाता है। एक तो घर का माहौल ऐसे ही अजीब सा हो गया था, ऊपर से कुछ दिनों से रानी की तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी। उसे आजकल बहुत चक्कर आने लगे थे। पर घर का माहौल देखकर वो ये बात किसी से नहीं कहती और रोज़ की तरह अपनी सास को हॉल में चाय देने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उनके परिवार के पुराने मुंशी जी उनकी सास के साथ बात कर रहे हैं। नमस्ते मुंशी जी, कैसे हैं आप? चाय रख दी ना बेटा, अब अंदर जाओ। आपके फंड्स के रेट्स बहुत हाई चल रहे हैं संतोषी जी। इस वक्त अगर आपने अपने फंड्स बेच दिए ना तो नाना करते हुए भी 40 लाख रुपए हाथ में आ जाएंगे। और आपकी एक पुरानी एफडी भी मैच्योर हो गई है तो 60 लाख उसके 1 करोड़ रुपए आने वाले हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ आपको। और बदले में ये क्या, बस चाय, मीठा मीठा कुछ नहीं? अरे धीरे बोलिए ना मुंशी जी, मुझे अपने फंड्स अभी नहीं बेचने और इस एफडी को मैं दोबारा से बैंक में लगा दूंगी। मुझे नहीं निकालने पैसे। रसोई की तरफ जाती हुई रानू ये बात सुन लेती है। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो सीधा रसोई में जाकर रिया को इस बारे में बताती है। 1 करोड़? तूने ठीक से तो सुना ना, माँ जी के पास 1 करोड़ रुपए है। हाँ भाभी, मैंने बिल्कुल सही सुना। मुंशी जी तो माँ जी से ये भी कह रहे थे कि वो अपने फंड्स बेच दे, पर माँ जी ने मना कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि जब भी ये दोनों माँ जी से किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कहते थे तो माँ जी चुप क्यों हो जाती थी। पर माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रही है? हमें इस बारे में माँ जी से सीधी बात करनी चाहिए। नहीं भाभी, मुझे तो लगता है कि अगर जेठ जी और गौतम जी माँ जी से इस बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए हम दुकान पर चलते, वहीं इस बारे में उनसे बात कर लेंगे। अब मैंने सुना कि आपके लड़कों ने अपनी दुकान को गिरवी रख दिया। यही तो वक्त होता है इन पैसों का इस्तेमाल करने का संतोषी जी। कौन सा वक्त क्या करने का होता है मुंशी जी, इस बात की समझ आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। मैं आपकी बहन सुषमा की तरह नहीं बनना चाहती, जो अपने सारे पैसे अपने बेटे बहुओं को देकर जगत माता बनकर बैठ गई थी और उसके बुढ़ापे में उसके बेटों ने उसे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। भूल गए क्या आप वो दिन, किस तरह आप रोते थे? पर क्या आप भी अपनी बहन की मदद कर पाए? नहीं ना। ये पैसे मेरे हैं और मेरे बच्चों पर जो भी विपदा आई वो उनकी किस्मत है। उन्हें खुद ही लड़ना होगा अपनी किस्मत से। रिया और रानू फौरन अपनी दुकान पहुंच जाती है, जहां जाकर गौतम और कमल को इस बारे में बताती है। होश में तो हो तुम दोनों? क्या कुछ भी बकवास कर रही हो? जरा से दिक्कत आई नहीं कि इस तरह दिमाग काम करने लगा तुम दोनों का। अरे भाई, कहाँ से आएंगे माँ के पास पैसे? उस बेचारी के पास रखा ही क्या है? जो कुछ था सब कुछ तो उसने हम पर लुटा दिया। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और तुम दोनों भी माँ के सामने इस बारे में कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि माँ को किसी बात का दुख लगे। कमल इस बात को मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। अब रिया और रानू भी क्या करती, वो दुकान से बाहर आ जाती है। पर यह बात गौतम को कहीं ना कहीं सच लगती है और वो कमल से कहता है, हो सकता है भैया रानू की बात सच हो। अरे बाप रे, इतनी जल्दी बीवी की बात में आ गया भाई, वाह। और उस माँ का क्या, जिसने बचपन से हमें पाला है, भूल गया क्या? कैसे उस अकेली माँ ने हम दोनों को बड़ा किया। पिताजी जब गुजर गए थे तू तो 4 साल का था, तुझे तो कुछ याद भी नहीं होगा, पर मुझे सब याद है। उसने अपने हिस्से की रोटियां हमें खिलाई है और उसी माँ पर तू शक कर रहा है? आई एम सॉरी भैया, न जाने मेरे मन में ये ख्याल क्यों आ गया। कमल और गौतम इस बात को पूरी तरह अपने दिमाग से निकाल देते हैं। रानू और रिया भी इस बात को भूलने के लिए मजबूर थी। सभी इस बात को छोड़कर वापस से पहले की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक दिन रानू रसोई में काम करती हुई बेहोश होकर गिर जाती है। हड़बड़ी में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि रानू माँ बनने वाली है। आपको पता कैसे नहीं चला कि आप 4 महीने प्रेग्नेंट हैं और इस हाल में आप इतना स्ट्रेस ले रही हैं? आज गिरने से आपके पेट में पल रहे बच्चे को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए हमें एक ऑपरेशन करना होगा जिसका खर्च कुछ 4-5 लाख रुपए का होगा। तो आप रिसेप्शन पर पैसे सबमिट करवा दीजिए। ऑपरेशन जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तू टेंशन मत ले गौतम, मैं कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके ले आऊंगा। हमारे घर का वारिस है रानू के अंदर, उससे कुछ होने थोड़ी ना दूंगा मैं। बाजार में शायद ही कोई बाकी था जिससे कमल और गौतम ने कर्ज ना लेकर रखा हो, तो अब वो कर्ज मांगते भी किससे? और ऐसे में कमल अपने मामा को फोन करता है। क्या इतनी बड़ी बात हो गई? तो संतोषी ने तुम लोगों की मदद क्यों नहीं की? पर
माँ हमारी मदद कैसे करेगी मामा जी? तुझे इस बारे में पता नहीं या तो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है कमल? संतोषी के पास तो 60 लाख की एफडी पड़ी है जो अब तक मैच्योर भी हो गई होगी, और ना भी हुई हो तो बच्चों पर इतनी बड़ी आपदा आए तो ऐसे में ये एफडी ही तो काम आती है। ऊपर से उसके पास कुछ म्यूचुअल फंड भी पड़ा है, उसे भी बेच सकती है। अपने मामा के मुंह से इस बात को सुनकर गौतम को विश्वास हो जाता है कि रिया और रानो ने जो भी सुना था बिल्कुल सच था। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गौतम भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है और उनसे पैसे मांगता है। प्लीज़ माँ, वो म्यूचुअल फंड बेच दीजिए ना माँ, मेरा बच्चा बच जाएगा। अरे गौतम, तुम मामा जी की बातों में कैसे आ गया? माँ के पास पैसे होते तो माँ कब का हमें दे चुकी होती है ना माँ? कहिए ना माँ, मामा जी जो कह रहे थे वो झूठ था ना? पर संतोषी कैसे कह देती कि वो झूठ है, क्योंकि वो तो झूठ था ही नहीं। और संतोषी की नजरें झुक जाती हैं। कमल की आंखों पर पड़ा अपनी माँ के लिए प्रेम का पर्दा उसी वक्त हट जाता है। गौतम, माँ से कुछ नहीं पूछेगा तो मैं माँ को उनकी नजरों में गिरता हुआ नहीं देख सकता। चल बाहर। संतोष अस्पताल में 5,000 लेकर पहुंचता है और रानू का ऑपरेशन करवा लेता है। अगले सुबह तक रानू डिस्चार्ज भी हो जाती है। पर सच को जाने के बाद अब किसी में भी संतोषी के साथ रहने की हिम्मत नहीं रह जाती। सभी अपना सामान पैक कर घर से निकलने लगते हैं। तभी संतोष अपनी बहन से कहता है, तुझे अंदाजा भी है संतोषी ये तूने क्या किया? अरे जो सुषमा के साथ हुआ जरूरी नहीं कि वो तेरे साथ भी हो। सुषमा के बच्चे तो पहले से ही मतलबी थे और तेरे बेटे तो श्रवण है श्रवण। उन दोनों ने तेरे शौक पूरे किए, वो भी उस वक्त जब उनकी खुद की ज़रूरतें तक पूरी नहीं हो पा रही थी। सबकी कहानी एक से नहीं होती बहना। अरे तेरे बुढ़ापे में तेरे पास पैसा रह जाएगा और बच्चे ही नहीं रहेंगे तो क्या करेगी इस जीवन का तू? जा रोक ले उन्हें, मांग ले माफी उनसे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? एक सांस में भागती हुई संतोषी अपने बच्चों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रहे हो तुम? किसी ने पूछा मुझसे? कमल, ये ले मेरे म्यूचुअल फंड के पेपर, मैंने साइन कर दिया इन पर, जाकर अभी इन्हें बेच दे। और गौतम, मेरी एफडी में जो पैसे हैं उससे इस घर और दुकान को बचा ले। बात पैसे की कभी थी ही नहीं माँ, बात तो सच और झूठ की थी। छोटे थे ना तुम दोनों तो बहुत गलतियां करते थे और मैं हमेशा नज़रअंदाज कर देती थी। एक बार मेरी भी गलती नज़रअंदाज कर दो, बुढ़ापा है ना, सटिया गई थी। संतोषी इतनी भाग्यशाली थी कि उसके बच्चे तो उसके पैसों से नहीं बस उसी से प्यार करते थे। और अपनी माँ की ये बात सुनकर उसके बेटे बहू उसके गले लग जाते हैं और संतोषी का परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। क्या बनाया आज घर में? खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाजिर है सोयाबीन राइस विद सोयाबीन करी। मैंने नॉनवेज बनाने को कहा था ना, और तुमने सोयाबीन बना दिए, क्यों? यू नो ना मोहित जी, आई एम नॉन वेजिटेरियन। लेकिन भाभी, आप तो वेजिटेरियन है ना? हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन। नॉन मतलब नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती बट वेजिटेरियन हूँ। इट्स नॉट वेजिटेरियन। वही तो मैं भी कह रही हूँ, नॉन वेजिटेरियन। इस बैल बुद्धि को समझाना व्यर्थ है बेटा। लेकिन आज तो संडे है, आज तो नॉनवेज बना देती भाभी आप। संडे हो या मंडे, रोज खाओ। अंडे ना, मुझे पता था भाभी ने कुछ तो नॉनवेज बनाया ही होगा आज। नहीं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ सोयाबीन, और ये हेल्दी होता है। फिर क्या था, नॉनवेज की आस में घर वालों को सोयाबीन से काम चलाना पड़ता है। ये है नीलम, शुद्ध शाकाहारी बहू। वहीं ससुराल में सभी लोग नॉनवेज के शौकीन। लेकिन जब से नीलम ससुराल में आई है तब से घर में नॉनवेज बैन हो चुका है। एक शाम, सुहाना चलना आज बाहर चलते नॉनवेज खाने, भाभी तो बनाने से रही। मैंने सब सुन लिया देवर जी, आज सोमवार है, सोमवार को नॉनवेज नहीं खाते। चलो, मैंने ना आज मशरूम बनाए हैं, मशरूम भी टेस्टी होता है, खा के देखिए तो। भाभी, टेस्टी एंड हेल्दी दोनों होता है, लेकिन नॉनवेज की जगह तो नहीं ले सकता ना। वही तो मैं कह रही हूँ,
नॉन वेज को वेज से रिप्लेस करो। मांस मच्छी खाना अच्छी बात नहीं है। फिर क्या, बेचारे अक्षत और सुहाना दोनों को बाहर का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। नीलम ये लो चिकन, आज डिनर में चिकन बना दो। मेरे बॉस आने वाले हैं डिनर पर और वो पंजाबी है। अब तुम्हें तो पता है पंजाबियों का खाना नॉनवेज के बिना पूरा ही नहीं होता। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो वेजिटेरियन हूँ और मैं नॉनवेज कैसे बनाऊँ? अच्छा, मैं माँ को कह देता हूँ, वो बना देगी। अगर रसोई में मांस पका तो रसोई गंदी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। हाजी आप रहने दो ना, खामखा माँ को दिक्कत क्यों देनी, मैं बना देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। फिर नीलम पैकेट लेके रसोई में चली जाती है। तभी अक्षत, सुहाना, सास तीनों वहां आ जाते हैं और मोहित को घूर कर देखने लगते हैं। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? भैया एक ही दिन में भाभी की काया पलट हो गई क्या? जो नॉनवेज के नाम से दूर भागती थी आज खुद नॉनवेज बनाएगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। और मुझे तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। अब तो डिनर में ही पता चलेगा कि दाल काली है या दाल ही नहीं है। वहीं शाम को मोहित के बॉस और उनकी बीवी घर आते हैं। नीलम अच्छे से उनका स्वागत करती है और नाश्ता पानी करवाती है। वहीं खाने के समय, इतना सारा पकवान मोहित, तुझसे दिल खुश कर देता। फिर नीलम एक एक करके सभी को खाना परोसती है। नीलम चिकन कहाँ गया? यू नो ना मोहित जी, मैं ना ही नॉनवेज खाती हूँ और ना ही बनाती हूँ। ये क्या मोहित, बिना मांस मच्छी के खाना कैसे हजम होएगा? डोंट वरी सर, आज मैंने आपके आने की खुशी में स्पेशल डिश बनाई है। अब नीलम अपने हाथों से बनाए हुए गट्टे की सब्जी उन्हें देती है, जिसका स्वाद हूबहू चिकन के जैसा होता है और बॉस और उनकी बीवी को वो सब्जी बहुत पसंद आती है। आज तो सच्ची में दिल खुश हो गया जी। मोहित, तुम्हारी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। सच में खाने में नॉनवेज नहीं था बस, लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी थी। फिर सभी वहां से विदा लेते हैं। ये क्या था नीलम, तुमने तो भरे बाजार में नाक कटा दी मेरी। इतनी रात को कहाँ बाजार लगा है जी, और कहाँ कटी आपकी नाक और कैसे? लाइए दिखाइए, मैं अभी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ये क्या, आपकी नाक तो बिल्कुल ठीक है। अरे मूर्ख, उसके कहने का मतलब है कि बॉस और उनकी बीवी के सामने तुमने हमारी इज्जत कम करवा दी। नॉन वेज से तो पंजाबियों की शान होती है और खाने में नॉन वेज की जगह तूने घास फूस ला कर रख दिया। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। इससे तो हमारी इज्जत घटी ना। सब मान घड़न कहानियां हैं। उन्होंने गट्टे की सब्जी की कितनी तारीफ की, ये नहीं दिखा आपने? नॉनवेज नहीं तो सब्स्टिट्यूट तो रखा था ना। इससे बहसबाजी बेकार है। वैसे तूने उस चिकन का क्या किया? वो तो फेंक दिया खिड़की से बाहर। अभी तक तो कुत्ते खा गए होंगे उसे। मेरी रसोई अशुद्ध हो जाती तो इसलिए। इससे बड़ा विद्वान कौन होगा भला? ऐसे ही नीलम कभी भी घर में नॉनवेज नहीं बनने देती और नॉनवेज की जगह सबके सामने वेज ला के रख देती, जिस कारण सभी उससे नाराज रहने लगते हैं। देखिए माँ जी, आज मैंने आपका फेवरेट नाश्ता बनाया है, साबूदाना की खिचड़ी। नहीं चाहिए, लेकर जा यहाँ से। देखो सुहाना, मैंने तुम्हारे लिए इडली बनाई है, टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। मुझे इडली नहीं पसंद, आप ही टेस्ट कर लो। देवर जी, ये देखो, आज मैंने आपका फेवरेट पनीर पकौड़ा बनाया है। पनीर? छी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई लव चिकन। चिकन बनाया है तो बताओ। इस तरह नीलम सबको मनाने के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाकर लाती, लेकिन वो उसे छूते तक नहीं है और नीलम को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। चलो सब लोग खाना खा लेते हैं। तभी नीलम देखती है कि सभी ने बाहर से नॉनवेज ऑर्डर किया है और सब वही खा रहे हैं। ये क्या, मैंने जो बनाया है उसे कौन खाएगा? अगर वो खत्म नहीं हुआ तो मैं फिर कभी खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ हाँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वेज की हुकूमत नॉन वेज पर नहीं चलेगी। बात खा लिया पनीर पकोड़ा, अब तो घास फूस से लगता है। लाओ थोड़ा चिकन विकन, उससे बॉडी बिल्डअप होता है। और मोहित जी,
आप भी नहीं खाएंगे ना खाना? मैं तो तुम्हारे हाथ से जहर भी खा लूं। वेज क्या चीज़ है? पापा आप भी चलो। हाँ हाँ क्यों नहीं। नॉन वेज की हड्डी गले में अटकती है क्या जी? नहीं तो भाग्यवान क्यों। तो ये खाओ ना चुपचाप। सास की डांट से ससुर जी चुपचाप बैठ जाते हैं और सभी हंसने लगते हैं। आज तो भाभी ने भैया की क्लास ही लगा देनी थी, अगर नहीं जाते तो। हाँ मेरी शादी नहीं हुई ये अच्छा ही तो है। बेटा अगला नंबर तेरा ही है। लेकिन माँ वेजिटेरियन लड़की मत ढूंढना मेरे लिए, वरना मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। बेटा तूने तो पहले से ही ढूंढ रखी है, हैं? मतलब भाई मम्मी को सब पता है, तू भाभी की बहन को पसंद करता है ना। निकल ले यहाँ से, वही अच्छा है। क्या मतलब? नहीं माताश्री, मैं निकलता हूँ, मुझे तो अब 9-10-11 होना है। इस पर देवर चुपचाप वहां से निकल जाता है और सब हंसने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। घर वाले नीलम की वेज बनाने की आदत से इतने परेशान हो गए थे कि वो डेली बाहर से खाना ऑर्डर करने लगे थे और कोई भी उसके हाथ का बनाया खाना छूना भी पसंद नहीं करता था। सबको पता नहीं क्या हो गया है, अब इनको कौन समझाए। ज़्यादा मांस मछली भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ऊपर से इनकी वजह से कई जीव की हत्या हो रही है। ये ठीक नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना होगा ताकि ये लोग नॉन वेज हमेशा के लिए छोड़ दें। अब नीलम घर वालों के पास जाती है। आप लोगों को वेज बिल्कुल पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने डिसाइड किया है आज से मैं सिर्फ नॉन वेज ही बनाऊंगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना नीलम? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज सबके लिए स्पेशल नॉन वेज डिश है। स्पेशल? 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 सब स्पेशल स्पेशल क्यों बोल रहे हो? सच में कुछ स्पेशल ही है। हम ये सोच रहे हैं कि जो नॉन वेज छूती भी नहीं वो नॉन वेज में क्या स्पेशल बनाएगी। अब वो तो आप लोग टेस्ट करके ही बताना। फिर नीलम रसोई में जाके आटे से तरह तरह की नॉन वेज चीज़ें बनाती है, जैसे आटे से चिकन लेग पीस, आटे की मछली, आटे के प्रॉन्स, और उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देती है, जिससे किसी को पता भी नहीं चलता कि वो वेज है और सभी चाव से खाते हैं। सच में स्पेशल था आज। इतना टेस्टी नॉन वेज तो मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया। सच में इट्स डिलीशियस। बहू रोज ऐसा ही खाना बनाया कर। जी पापा जी। इस तरह सभी लोग वेज को नॉन वेज खाना समझकर खा लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। अब नीलम रोजाना ही इसी तरह का खाना बनाने लगती है और सभी मजे से खाते। फिर एक दिन, भाभी आप रोजाना खाना बनाकर थक जाती है ना, आज हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, क्या कहती हो? नहीं नहीं नहीं, बाहर से क्यों, मैं बना देती हूँ ना। जब सुख मिल रहा है तो ले लेना। एक औरत किचन से भागने की कोशिश करती है और तू है कि किचन में ही घुसी रहती है सारा दिन। अब लेकिन कुछ नहीं, तुम आज आराम करो, आज हम बाहर से नॉनवेज मंगाएंगे। फिर नीलम के मना करने के बाद भी सभी बाहर से खाना मंगाते हैं। छी मम्मी ये देखो ना, इस खाने से कितनी बदबू आ रही है। हाँ बहुत अजीब स्मेल कर रहा है। हाँ लेकिन ये तो पहले भी ऐसा ही आता था, तब तो हम खा लेते थे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि बहू के हाथ का बनाया नॉनवेज तो काफ़ी खुशबूदार और स्वादिष्ट होता है। चलो अब मंगाया है तो खाकर देख ही लेते हैं। नहीं मैं तो एक निवाला भी नहीं खा सकता, कितना अजीब दिख रहा है ये। इसके बाद कोई भी उस खाने को नहीं खाता और सारा खाना वेस्ट हो जाता है। बहू तूने हम लोगों के लिए नॉनवेज बनाना सीखा, पता नहीं कैसे तू इतना टेस्टी नॉनवेज बना लेती है, मुझे भी सिखाना। सच कहूँ मैंने तो कभी नॉनवेज बनाया ही नहीं। क्या मतलब? मैंने बस आपको उल्लू बनाया। भाभी हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया आपने उल्लू खिलाकर। अरे नहीं, राम राम राम, कैसी बात करती हो? राम राम नहीं, जय सिया राम। अरे मेरे भोलू राम, मैंने राम राम कहा, जैसे लोग तौबा तौबा कहते हैं ना। मेरा मतलब ये था कि मैंने कभी आप लोगों को नॉनवेज नहीं बना कर दिया और ना मैंने खुद खाया। तो आप जो रोज बनाती हैं वो क्या है? वेज। पड़ गए ना चक्कर में सभी। एक्चुअली मैं आटे को नॉनवेज का शेप दे के नॉनवेज मसाले का यूज़ करके उसकी सब्ज़ी बनाती थी।
जो कि पूरी तरह नॉनवेज के जैसे दिखती थी। इट्स सिंपल। और अब आप लोग भी मेरी ही तरह वेजिटेरियन हो गए, इसलिए आपको नॉनवेज की खुशबू से भी एलर्जी होने लगी। बहू, तूने ये ठीक नहीं किया। माँ जी, पता नहीं, नॉनवेज खाने वालों के कारण हर दिन दुनिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा जानवर मारे जाते हैं। अगर हम इंसानों को भी खाने वाला कोई पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा? हमारे कारण रोजाना कई बेजुबान मासूम जानवर मारे जाते हैं। से नो टू नॉनवेज, से नो टू किल एनिमल। जिसके बाद सभी को इस बात का एहसास होता है और वो नीलम की भावनाओं से जुड़ पाते हैं, और इसके बाद सभी हमेशा के लिए शाकाहारी बन जाते हैं। लेकिन नीलम सभी को शाकाहारी अंदाज में मांसाहारी खाना खिलाना बंद नहीं करती।